सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जावेद। मैं आई एम रियली सॉरी। वो असल में जी रमज़ान का एक थोड़ा से मामलात रहते हैं। वो हम मैं असल में कहीं कुरान पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता हूँ। जी तो जी मैं जी। अपने सारे मेरे जो ऑडियंस है मेरे मैं सबसे आई एम रियली सॉरी फॉर आई केप्ट यू वेटिंग। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं लॉकडाउन डायरी के इस वाले भाग में। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गेस्ट, हमारे अजीज साद हमीद सर, टीपीओ जनरल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने इतनी कॉन्फ्रेंसेस, इतने बच्चों को मोटिवेट, इतने बच्चे हम जैसे स्टूडेंट्स इनसे बहुत मोटिवेट होते हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं। पूरा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सारा जो काम काज है वो इन्हीं के कंधों पर रहता है। और हम जैसे कई स्टूडेंट्स इनसे मोटिवेट भी होते हैं। तो आज हम इस भाग में इनके साथ जुड़े हैं लॉकडाउन डायरी के। और बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारा इंट्रोडक्शन इनके बारे में, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे दर्शकों को आज पता चलेंगी, और बहुत सारी सर ऐसी चीजें होंगी जो आज आप हमसे शेयर करेंगे। तो सर जैसा कि सबसे पहले शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। तो हमने सुना है कि आप जिस तरीके से अभी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन कहा जाता है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में होता है जो बहुत ही इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, स्टूडेंट्स को। और ऐसी शख्सियत आपके बारे में बयां होती है कि जिससे हर कोई प्रभावित होता है। आपके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपकी भाषा में, इंट्रोडक्शन अगर आपका। नहीं, जावेद बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि विंग्स ऑफ डिजाइन ने मुझे ये मौका मिला कि मैं स्टूडेंट से रूबरू हो सकूं। और बहुत बहुत लॉन्ग वेटेड था, बहुत वक्त हो गया, जाहिर है 40 दिन तक से ज्यादा हो गए मेरा स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं हो पाया। ये अच्छा मौका है, अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों से कुछ बात कर सकूं। पहली बात तो ये है कि बिलेटेड रमजान मुबारक। बहरहाल आखिरी पहला अशरा तकरीबन खत्म पे है, लेकिन फिर भी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं बस अपने बारे में इतना बताना चाहूँगा कि मैं, जाहिर है मेरी पैदाइश, तालीम, तरबियत सब AMU की है। और पिछले 8 साल से, तकरीबन 8 साल से मैं प्लेसमेंट सेल AMU का जो है वो हेड कर रहा हूँ। अब 2012 में मैंने प्लेसमेंट सेल कायम किया था। उससे पहले जो है वो प्लेसमेंट सेल थे नहीं, यहाँ पर था नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में था। जी तो सर। क्योंकि मैं खुद यहाँ का एलुमनाई हूँ तो मैं उस चीज़ का विक्टिम रहा हूँ कि करियर काउंसलिंग नहीं करियर काउंसलिंग को लेके बहुत दिक्कत आती थी। आर्ट्स फैकल्टी से मैंने BA किया था तो मुझे पता है कि आर्ट्स फैकल्टी में जो जो सब दिक्कतें थी कि कोई बताने वाले नहीं था कि हम क्या करें क्या ना करें। तो मैं उस चीज़ के से उस दौर से गुजरा हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ के बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, खास तौर से जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं। उनको सबसे बड़ी जो दिक्कत यही है, माशाल्लाह टैलेंट बहुत है कैंपस में, लेकिन बस थोड़ी सी करियर गाइडेंस की ना होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, कुछ सही फैसले कभी कभी नहीं कर पाते। मैंने जी खुद अपनी जिंदगी में यहाँ से पढ़ाई करने के बाद काफी कुछ गलत फैसले किए, अपने हिसाब से फैसले सही किए, लेकिन बहरहाल कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करो क्या ना करो। तो ये सब स्ट्रगल्स रहे। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने अल्मा मेटर में लौट के आया और एक प्लेसमेंट सेल कायम किया। बहुत छोटे से एक कमरे से शुरू किया था। कोई बजट नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं थी। कोई ये भी नहीं जानता था बाहर के AMU के अंदर प्लेसमेंट होता भी है नहीं होता। बहरहाल मेहनत करता रहा, अल्लाह का शुक्र है। और आज इस पोजीशन में हम लोग आ गए हैं कि मैं ये तो नहीं कहता कि हम लोग टॉप लीग्स में, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लोग जाने लगे हैं बाहर के, हाँ AMU के अंदर भी प्लेसमेंट होता है। और हमारे अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट्स आज माशाल्लाह पिछले मैं 7-8 साल से मेहनत कर रहे हैं, अपनी वर्थ को प्रूव कर रहे हैं। कोऑपरेटिव वर्ल्ड जानती है, अब लोग खुद आने लगे हमारे यहाँ, पहले हम लोग को अप्रोच करना पड़ता था। तो चेंज आ रहा है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम सबकी मेहनत से और आगे पे और चेंज आएगा। जी सर, मैं इसी के साथ अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा जो हमारे व्यूअर्स हैं कि उन्होंने साद हमीद सर ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने द विंग्स ऑफ डिजायर के स्टार्टिंग से लेकर हमें मदद की है। और आज तक भी जब भी कोई जरूरत हमें पड़ती है, जब भी गाइडेंस की बात हो या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हो जो हमारे जहन में उठ रहा हो, वो हमेशा मदद के लिए तैयार खड़े रहते हैं। और हमेशा द विंग्स ऑफ डिजायर के लिए शुरू से लेकर और आज तक
हमारे साथ खड़े रहे हैं। इसी के साथ सर मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि कन्वेंशनल सेंटर में आपका टीपीओ था पहले, तो सर किस तरीके की दिक्कत आती थी अलीगढ़ में या फिर इस टीपीओ को लेकर, जो आप अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? जैसा कि आपने हाँ, अभी थोड़ी जावेद जावेद एक सेकंड रुकिए। किसी ने कमेंट किया है पिक्चर क्लियर नहीं है। मैं पीछे की लाइट ऑफ कर एक बार ऑफ करके देखता हूँ, शायद जरूर थोड़ा सा सर। और क्लैरिटी है। एक सेकंड। आई थिंक अब इट्स शायद बेटर। कुछ यस बेहतर सर। हुआ। जी। जी। तो सर मैं तो बताता जी। नहीं, उसमें जावेद देखिए, ऐसा है कि जब इंसान कोई चीज नहीं शुरू करता है तो दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। और मेरा अपना मानना यह है, मेरी जिंदगी ने मुझे ये सिखाया है कि किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए दो ही सॉल्यूशंस होते हैं, इधर फाइट और फ्लाइट। तो जी। हमारी चॉइस है कि हम फाइट करें या हम वहां से भाग जाएं। तो मैंने जो भी रिसोर्सेज थे कोशिश करी, मेहनत करी, लड़ा। बहुत सारे चैलेंजेस थे। हमारे स्टूडेंट्स सेंसिटाइज नहीं थे प्लेसमेंट्स को लेके, कोऑपरेट वर्ल्ड अवेयर नहीं थी हमारे कोर्सेज को लेके और हमारे टैलेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बजट नहीं था। तो बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन यह है कि नेक नियति से मेहनत करी और एक मिशन की तरह इसको मैं लेके चला। और जिसका नतीजा ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकी यूनिवर्सिटीज से के तकरीबन उसी प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे वो डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे जामिया हो। वी आर नॉट लेसर देन देम, बल्कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मानों में से बहुत अच्छे हैं। तो वी आर डूइंग गुड। तो हम लोग अब उस प्लेटफॉर्म पे आ इंशाल्लाह। गए हैं कि अपने टर्म्स हम डिक्टेट कर। सर इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा आपके थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस कि आप टीपीओ संभालने के अलावा, इस जिम्मेदारी के अलावा भी सर आप और कुछ भी आपके अचीवमेंट्स हैं जो दर्शकों से छुपे हुए हैं, जो व्यूअर्स नहीं जानते हैं आपको जो अभी तक, तो आपके अदर डेजिग्नेशन सर जो आप इसके अलावा भी करते हैं अपनी टीपीओ के बाद, ऑफिस खत्म होने के बाद, आप किस तरीके के वर्क करना पसंद करते हैं और आप किस तरीके से अपने आप को एक मोटिवेट रखते हैं सर? अब जावेद, एक तो पहली बात तो ये है कि जो प्लेसमेंट का काम है ये अपने आप में एक मैं तो उसको एज अ मिशन लेके चलता हूँ, एज अ सोशल सर्विस। क्योंकि ये अल्लाह का शुक्र है मेरे ऊपर के मेरी जॉब ऐसी है जो जो दूसरों की रोजी का जरिया बनती है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि मैं बहुत, अल्लाह ताला ने मुझे चुना है इस काम के लिए, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स का, अपनी कौम का, अपनी अपनी कंट्री के यूथ का फ्यूचर बनाने में थोड़ी बहुत मदद करता हूँ। दूसरी बात जो आपने सवाल करा कि मैं इसके अलावा क्या करता हूँ, वो बहुत सी चीजें हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। लेकिन बहरहाल मैं एक एनजीओ चलाता हूँ उम्मीद के नाम से। जो तो हम लोग जो स्लम्स में बच्चे पढ़ते हैं, खास तौर से सॉरी स्लम्स में रहते हैं, और बहुत डिप्राइव्ड सेक्शंस के बच्चे आते हैं जो कभी स्कूल का तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो हम ऐसे ऐसे स्लम्स में जाके स्कूल चलाते हैं। और आज माशाल्लाह हम तकरीबन 14 इनफॉर्मल स्कूल चला रहे हैं अलीगढ़ की अलग अलग बस्तियों में, और अल्लाह। तकरीबन 800 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 250 बच्चों को हम मेन स्ट्रीम स्कूल्स में हम उनको एडमिशन दिला चुके हैं। तो ये छोटा सा काम है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं पब्लिक नहीं करना चाहता। लेकिन ये कि मेरा अपना ही जो मेन काम है प्लेसमेंट का और ट्रेनिंग का, और खास तौर से प्लेसमेंट के अलावा जावेद, जो मुझे शौक है करियर काउंसलिंग का, वो इसकी वजह ये है कि मैं खुद इस चीज का विक्टिम रहा हूँ। जी। मैं 3 साल यहाँ आर्ट्स फैकल्टी में रहा। आप यकीन मानिएगा, मैं किसी, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे कभी किसी ने ये नहीं बताया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। और यही वजह है कि कुछ ऐसे मेरे रिग्रेट्स हैं, 2-3, जो मैं शायद सोचता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि मैं यूपीएससी कर सकता था। मैंने एमबीए किया है। मैंने एमबीए किया है, तो लेकिन मुझे यकीन मानिए, मुझे ये नहीं पता था बीए फाइनल ईयर तक में आके कि यूपीएससी क्या होता। क्योंकि क्लास करी, कभी टीचर से पूछा कि सर मैं बीए के बाद क्या करूँ, तो आई एम सॉरी टू से, बट उनको भी इतना आइडिया नहीं था कि तुम बीए के बाद क्या करो। तो ये होता था कि एमए कर लेना, अभी पीएचडी कर लेना। मेरा शौक पीएचडी का नहीं था। तो ये यही सब चीजें हैं। तो मैंने ये सोचा कि
मैंने ये सोचा कि जो चीज मैंने झेली है, जो जिस चीज का मैं विक्टिम रहा हूँ, तो कम से कम जो मेरे आने वाली जनरेशन है, मेरे बाद की, मेरे छोटे भाई बहन, तो कम से कम वो चीज उसको उनको ना मिले। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अकेला जितना कर सकता हूँ करता हूँ। और यही वजह है कि काफी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े रहते हैं और करियर काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते रहते हैं और काउंसलिंग करते रहते हैं। तो ये मेरा शौक है। यही एक वजह है सर कि स्टूडेंट जो कम्युनिटी है, जो फ्रेटर्निटी है, वो आपसे इतना इंस्पायर होती है और आप जिस तरीके से शुरू से लेके अभी तक काम कर रहे हैं, और सर ऐसा काम जिससे आने वाला यूथ और जो बीत चुका है वो यूथ इससे कहीं ना कहीं जूझ रहा है। और ऐसे नौकरियों के दौर में और ऐसे दौर में जहाँ पे नौकरियां और आजकल इतनी मतलब ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं होती, चाहे वो किसी कोर्स को लेकर हो, किसी प्रोफेशनलिज्म को लेकर हो, और किसी यूपीएससी जैसे कोर्स को क्रैक करने को लेकर हो। लोगों के बीच में, लोगों के मन में इतना अंधविश्वास या फिर ऐसी चीजें कहते हैं कि जिसे नॉलेज नहीं होती है, वो नॉलेज सर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, माशाल्लाह सर। मैं सर पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या है? आपकी हॉबीज पूछना चाहूंगा दर्शकों के लिए। हॉबीज हॉबीज मैं कहूंगा कि पहली बात तो मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स को, खास तौर से आपने हॉबी का सवाल किया है कि हमारे हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन हॉबी एंड हैबिट। तो मेरा अपना मानना यह है कि हॉबी, कोई भी ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसका हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो। मतलब हमारा ऐसा पास टाइम, हमारी ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो कि जो जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तो मुझे पसंद है ट्रैवलिंग। जब भी वक्त मिलता है, ज़ाहिर है आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जब वक्त मिलता है तो मैं ट्रैवल करता हूँ। और अगर नहीं कर पाता तो ट्रैवल शोज देख लेता हूँ या ट्रैवल के बारे में पढ़ लेता हूँ। तो आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है अपने आप में। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने, गॉड ने जो जो इतनी चीजें बनाई हैं, तरह के लोग बनाए हैं, इतनी तरह के अलग अलग कल्चर्स बनाए हैं, तो उन सबको देखना, समझना, दुनिया को देखना, अलग अलग लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्शन करना और अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को देखना, ये मेरा एक शौक है। और जब भी वक्त मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ ट्रैवल करूँ। जी सर, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि साथ सर अपने कामों से ही नहीं जाने जाते, उनके साथ साथ उनकी जैसी पर्सनैलिटी है और जैसा वो खुदा ताला के करीब रहकर और काफी बातें उसके हक में बात कर कर करते हैं, वो चीज और पर्सनैलिटी को साथ साथ की काफी इनहेंस करती है और हमेशा पसंद आती है लोगों को। तो सर इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा आज अपने शो जो मोटिवेशनल टॉक है आपके तरफ से, मैं सर उसके बारे में जानना चाहूंगा कि आज आप ऐसा कौन सा मैसेज है जो हमारे यूथ को या फिर जो आपके बच्चे हैं उन्हें कैसा मैसेज आप देना चाहेंगे। और इस क्वारंटीन और लॉकडाउन में, जैसा आप जान रहे हैं कि इतने दिनों से क्वारंटीन और लॉकडाउन में लोग हैं, और पूरा जो एक फोर्स है जो आर्मी में करने का जो स्टूडेंट्स में लय बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं हम कम देख रहे हैं। तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज होगा, यूथ के लिए क्या मैसेज होगा, ये सर हम सुनना चाहेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ जावेद के लॉकडाउन जो है इसमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने थॉट प्रोसेस को अनलॉक करें। और मैं अक्सर देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं, कुछ टॉक्स भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन में कैसे स्ट्रेस को कम करें या डिप्रेशन को कम करें। तो मेरी अपने स्टूडेंट से एक अपील है और रिक्वेस्ट भी है कि देखिए, जिंदगी में कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में, कुछ आपके कंट्रोल से बाहर। ठीक है, और मेरा अपना मानना यह है कि जिंदगी में 20% ही ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में, 80% इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हार्ट बीट कर रहा है, मेरे लंग्स इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, मेरे अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, दिस इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन चीजों को लेकर ज्यादा परेशान होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो स्ट्रेस, लॉकडाउन हमारे कंट्रोल में नहीं था, कोरोना का आना हमारे कंट्रोल में नहीं था। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि लॉकडाउन में किसी तरह का कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि हम इस टाइम को कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स
एज एन अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आती है, जिसको हम कहते हैं कि समटाइम्स अ प्रॉब्लम कम्स इन आवर लाइफ, यू नो, इन अ डिसगाइज। तो जी। हम उसको पॉजिटिवली लें, और बहरहाल परेशानी है, सबके साथ है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि हाउ वी यूज दिस टाइम, इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। Instead of getting into stress, instead of getting depressed and thinking about the future which is actually beyond your control, हम एक सेकंड का हमें नहीं पता, और हम आने वाले 2-4 महीने और 1 साल के वो सोच के पीछे परेशान हो रहे हैं। मेरे हिसाब से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल से बाहर, ठीक है। अब आपके कंट्रोल में है क्या? आपके कंट्रोल में है कि आप इस वक्त, इस टाइम को, इस लॉकडाउन को आप कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। तो मेरा एक सेंटेंस है, मैं अपने स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ उसको याद रखें, कि इन दिस लॉकडाउन ट्राई टू अनलॉक योर थॉट प्रोसेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, अपने ऑफिस में आते हैं स्टूडेंट, मैं पूछता हूँ ये बताओ कि तुम एमयू में या वैसे भी तुम ये बताओ कि पिछले 5 साल में तुमने अपने बारे में कितना बार सोचा। तो आप यकीन मानिएगा, बहुत बहुत से बच्चों ने तो मुझसे ये कहा कि सर शायद 5 घंटे भी नहीं। तो आज हमारे पास मौका है कि हम जेन्युइनली अपने बारे में सोचें कि एज अ पर्सन हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और एज अ प्रोफेशनल कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि इन दिस लॉकडाउन वी शुड ट्राई टू अनलॉक आवर थॉट प्रोसेस एंड आवर बिहेवियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आज हम ये देखें कि प्री लॉकडाउन हम एज अ पर्सन कैसे थे, और ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम एज अ पर्सन कैसे। तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं, हमारे अंदर क्या चेंज? अगर हमारे अंदर कोई पॉजिटिव चेंज 40 दिन के बाद भी नहीं आया, तो फिर परेशान होने वाली बात, फिर कंसर्न होने वाली बात। और अगर हमें लगता है कि हमने अब इस 40 दिन को ऐसे ही अनयूटिलाइज गुजार दिया, इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमने अभी तक क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, हमने स्पिरिचुअली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा गॉड से कनेक्शन कैसा है। जो लोग बिलीवर्स हैं, जो फेथ में बिलीव करते हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि हमारी गॉड से कनेक्टिविटी कैसी रही है अभी तक, उसमें क्या कमी रही, एज अ पर्सन हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे अभी। इस चीज पे मेरे ख्याल से गौर करने की जरूरत है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। प्रोफेशनल एडवाइस पे मैं थोड़ी 1 मिनट के बाद आऊंगा। पर्सनली मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, प्लीज डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, प्लीज स्ट्रेस में मत आइए। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक मौका है कि हम ये देखें कि हम अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बना सकते। मैं आपको ये एक बहुत पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ कि जनता कर्फ्यू से पहले मेरी वाइफ और मेरे बच्चे अलीगढ़ से बाहर चले गए। दे वेंट टू, मेरी वाइफ अपने मैके चली गई। तो शायद वो ये सोच के चली गई थी कि हम 2 दिन बाद लौट के आएंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं। तो मैं 40 दिन से घर पे अकेला हूँ। लेकिन शुरू में मुझे जाहिर लगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आज मैंने इन 40 दिन को ये यूटिलाइज किया और देखा कि वाकई मेरे अंदर कितनी कमी थी एज अ पर्सन। मैं साद हमीद एज अ पर्सन कहाँ मुझे अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है, चाहे वो प्रोफेशनली हो, स्पिरिचुअली हो, पर्सनली हो। और यकीन मानिएगा, इन 40 दिन में मैंने इतनी कमी देखी है काम करने की थोड़ी बहुत कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मेरी आप सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इसका बेहतरीन मौके का फायदा उठाएं, अपने थॉट प्रोसेस को अनलॉक करें, अपनी पर्सनैलिटी को इंट्रोस्पेक्ट करें, और देखें कि जो अभी तक वक्त गुजर गया, लेकिन अब आने वाला वक्त में उसको कैसे बेहतर बना सकते, कैसे ठीक कर सकते। इसी के साथ हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन है सर। एक व्यूअर है हमारे रमशा फातिमा, वो पूछ रहे हैं कि सर, डू यू बिलीव दैट दिस पैंडेमिक हैज एक्सपोनेंशियली ग्रोन आवर ग्रेटिट्यूड ग्राफ? ये इनका सवाल है सर, देखिए आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, रमशा का सवाल है। I'm sorry, can you please repeat the question again? Sir, do you believe that this pandemic has exponentially grown our gratitude graph? I believe yes, I believe yes. क्योंकि और ये सवाल किसने पूछा है? सॉरी, जब रमशा ने पूछा है सर, हमारे एक व्यूअर हैं। रमशा, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो हैं, जो चीजें हमारे आसपास हैं, जो हमारी लाइफ में हमारी फैमिली है, हमारे वालिदैन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, और बहुत सी चीजें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम कभी कभी हम उसको हम वैल्यू नहीं करते, उसको हम वी डोंट गिव
ग्रेटिट्यूड टू गॉड। और आज जब हम अकेले हैं, आज हमें जब अकेले बैठने का मौका मिला है, आज हम बहुत सी जब चीजों से दूर हैं, तो हमें ये एहसास हो रहा है कि वाकई हमने कितनी नाशुक्री करी है। और जब चीजें हमारे पास होती हैं तो हम उसको वैल्यू नहीं करते, और जब चीजें हमसे दूर चली जाती हैं तो हम उसको वैल्यू करते हैं और फिर उसकी हमें कदर होती है। मेरे ख्याल से इस पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं हमें रियलाइज कराया है कि प्लीज ट्राई टू वैल्यू द थिंग्स विच आर अराउंड यू, प्लीज ट्राई टू वैल्यू योर रिलेशंस, प्लीज आज ट्राई टू वैल्यू योर फैमिली। आजकल ऐसे दौर में जहां पर हम सिर्फ कॉलेज जाना, कॉलेज से आना और फिर इधर उधर की बातों में लगे रहना, या फिर जैसे अलीगढ़ का माहौल कहें कि ढाबों पर भी चले जाना, चाय पीने निकल जाना, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट अपने अंदर झांक कर ही नहीं देख पाता कि उसमें कहाँ कमी आ रही है, कहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। चीजें रह पा रही हैं जो उसे आगे तो बढ़ाने के लिए आगे हेल्प कर सकती हैं। अब इतना टाइम मिला है तो मुझे लगता है कि सर, जैसे कि आपने भी कहा कि अभी उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए और बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। हाँ, इसमें इससे एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ प्रोफेशनल एडवाइस दूं, मैं दो तीन बातें और बस करना चाहूंगा सर। जावेद। मैं यहाँ पर एक स्टडी बताना चाह रहा हूँ कि हार्वर्ड में एक रिसर्च हुई है जो तकरीबन पिछले 70 साल के आसपास हो रही है। जी मैं सर। यहाँ कोट करना चाहूंगा। उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो टॉप ग्रेजुएट्स जो पास आउट हुए थे, उन पे एक स्टडी की गई, उनको आइडेंटिफाई किया और उन पे ये स्टडी की गई कि वो कामयाब जिंदगी में क्यों है। जी तो जब बहुत जब काफी उसको उनके बारे में पढ़ा गया, और ये पाया गया कि वो इसलिए कामयाब नहीं है कि वो उनके पास पैसा है, रादर खुश हैं और कामयाब है। इसलिए भी कामयाब और खुश नहीं है कि उनके पास कोई ओहदा है, इसलिए भी बहुत ज्यादा कामयाब और खुश नहीं है कि वो बहुत पावरफुल है, बल्कि एक ऐसा रीजन निकल के आया कि वो इसलिए खुश और कामयाब ज्यादा है क्योंकि उन्होंने क्राइसिस क्राइसिस के अंदर अपने रिलेशंस को मेंटेन किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ सब लोगों से कि ये क्राइसिस का टाइम है और इस वक्त रिलेशंस को मेंटेन करना मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है। तो अगर हम लोग इस टाइम पे, इस क्राइसिस के टाइम पे अपने रिलेशंस को प्रॉपरली मेंटेन कर जाएं, चाहे वो हमारी फैमिली है, हमारे बड़े हैं, हमारे दोस्त हैं, तो मेरे ख्याल से हम सबके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और जब इंशाल्लाह ताला ये पैंडेमिक डिक्लाइन होगा, जब हालात सही होंगे और हम लोग जब बाहर निकल के आएंगे और मेन स्ट्रीम में आएंगे, तो जो एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो बहुत जी। जबरदस्त होगा कि और यही एक वक्त है खुद को पहचानने का भी। सर, अब बात आती है कि आप जो प्रोफेशनल टॉक की बात कर रहे थे, तो सर अब जो प्रोफेशनल आप जो बताना चाह रहे हैं मैसेज, वो सर हम जी। जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं प्रोफेशनल भी एक दो एडवाइस दूंगा जावेद। इससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बस एक दो बातें करके फिर अपनी जी जरूर पर्सनल बात खत्म करूंगा। जरूर। मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है मेरे सारे स्टूडेंट से, चाहे वो कहीं भी हो। मैं देखा एक आध कमेंट है नॉन एएमयू भी, तो चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे एएमयू नॉन एएमयू, आई कंसिडर देम ऑल एज माय यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक तो प्लीज पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने से मैंने ये देखा है कि मैं अपना एग्जाम्पल दूं कि जब मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था और बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो एक ऐसी चीज थी जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स ने एक हद तक ही साथ दिया, जाहिर है उनके अपनी अपने लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन एक ऐसा दोस्त था जिसने मेरा हमेशा साथ दिया, और वो था मेरा एटीट्यूड। जी सर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो जाए प्लीज ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव रहने से आपके हालात बदल जाएंगे, लेकिन मेरा यकीन है कि पॉजिटिव रहने से आप बेहतर तरीके से लड़ लेंगे जो आप नेगेटिव होने से नहीं कर सकते। आप पॉजिटिव रहेंगे इंशाल्लाह, तो आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव करेंगे। निगेटिव मत रहिए, हर चीज का अच्छा पहलू सोचिए, इंशाल्लाह अच्छा सोचेंगे तो जी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अच्छा होगा दूसरी सर। दूसरी एडवाइस मेरी आप सबसे ये है कि प्लीज ट्राई टू से सॉरी। सॉरी का मतलब ये है कि आप सोचिए, एनालाइज करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कोई ऐसा इंसान जिससे आपका दिल दुख, कभी आपने किसी को हर्ट कर दिया हो जाने अनजाने में, किसी से आपका दिल दुख गया हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हो सके तो कॉल पे नहीं तो व्हाट्सएप पे, नहीं तो मैसेज पे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना कह दीजिए कि यार आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अगर कभी मेरा तुमसे दिल दुखा हो तो तुम्हारा दिल दुखा हो मुझसे, तो मैं आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो और अपनी दोस्त रिलेशन के लिए माफ कर दो। छोटा सा लफ्ज है आई एम सॉरी, लेकिन बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है कहने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि
सॉरी कहिए प्लीज, बहुत जरूरी है। आप और देखिएगा कि इसी के साथ खुदा के नबी का कॉल भी है, हमारे प्यारे हुजूर का कॉल भी है कि अगर किसी को माफ करने से आपकी इज्जत कम हो जाए तो रोजे हश्र में मुझसे ले लेना। तो सर ये जो आपने बिल्कुल बात बेशक, की, ये बहुत ही बेशक एकदम गौर करने वाली बात है, जो आजकल बेशक, लोग। सॉरी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे विंग्स ऑफ डिजायर के प्लेटफॉर्म के तहत खुलेआम कह रहा हूँ सबसे कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मुझसे आप लोग, जो भी लोग मुझे जानते हो, अगर मुझसे आप कभी आपका मुझसे आपका कभी दिल दुखा हो, जाने अनजाने में, अनजाने में तो जाहिर है मैंने कभी नहीं दुखाया किसी का, अनजाने में अगर दुख गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। नोबडी इज परफेक्ट। मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर इंसान बनूं। तो दूसरों से सॉरी कहिए, सॉरी करने से बहुत फर्क पड़ता है। मेरी एक फिलॉसफी है जो मैंने खुद बनाई है और लॉकडाउन के पीरियड में बनाई है कि याद रखिएगा, जो आपको याद रहे कि प्लीज प्लीज कम्युनिकेट बिफोर इट्स लेट। जी तो सर। दिस इज माई पंच लाइन। ये मैंने एक फिलॉसफी अपने लॉकडाउन के जमाने में सोच के लिखी है कि प्लीज कम्युनिकेट बिफोर इट्स लेट। तो कम्युनिकेट करिए, अपने रिलेशन से बात करिए, सॉरी कहिए। तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि इंट्रोस्पेक्टिव टाइम दीजिए अपने ऊपर। सोचिए कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, आने और क्या मेरे अंदर कमी है, क्या कहाँ मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है, और हाउ आई कैन बी अ बेटर पर्सन इन माई लाइफ। और जब आप इंशाल्लाह इस लॉकडाउन से बाहर निकलें और जब हम लोग मेन स्ट्रीम में आए, तो एक डिफरेंट साद होना चाहिए, एक डिफरेंट जावेद होना चाहिए, एक डिफरेंट एक्स, एक डिफरेंट वाइब। यू शुड बी अ बेटर पर्सन इन योर लाइफ, विच इज वेरी सर इंपॉर्टेंट। इसी के बीच में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर आपके सीक्रेट्स क्या हैं अभी तक की सक्सेस के, आपके क्या सीक्रेट्स हैं? जावेद, पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सक्सेस तो एक प्रोसेस, एवरी डे इज ए न्यू डे, ठीक है। सक्सेस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए सक्सेस है सेटिस्फेक्शन। और अगर मेरे मेरे दो अल्फाज से या मेरे किसी एक्शन से अगर किसी इंसान का फायदा हो जाए और वो सही ट्रैक पे आ जाए, या वो सेटिस्फाइड हो जाए, या वो खुश हो जाए, या उसको फायदा हो जाए, आई थिंक मेरे लिए वो सक्सेस है। और गॉड ने, अल्लाह ने मुझे इस चीज से नवाजा है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से मैं लोगों की जिस जिस जैसे भी हो सकता है छोटी मोटी अपनी हैसियत के हिसाब से मदद कर सकता हूं। और दूसरा जो रीजन आप सवाल में पूछा कि सक्सेस, सो कॉल्ड जो मेरी सक्सेस के पीछे क्या राज है, वो यही है कि आई वॉज अ विक्टिम ऑफ इट। मैं खुद इस चीज का विक्टिम रहा हूँ। मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे जब मैं बहुत छोटा था। मेरी वालदा थी, उन्होंने मुझे पाला, वो डॉक्टर थी, तो जाहिर है उनकी अपनी जिम्मेदारी थी। उनका भी अभी इंतकाल हुआ है 2 साल पहले। उनको बेचारियों को कैंसर हो गया था, अल्लाह ताला उनकी जन्नत नसीब करे। तो कोई ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड करता। तो बहुत सी गलती करी जिंदगी में जो ऑब्वियस भी थी। तो मैंने इसको एज अ मिशन लिया है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है मैं लोगों को ऐसी गाइड करता रहूं। मतलब जो भी हमें नॉलेज मेरे पास है छोटी मोटी, उससे लोगों को गाइड करता रहूं, और सही बातें बताता रहूं, गलत बात से रोकता रहूं, और कोशिश करूं अपने हिसाब से जितनी हिम्मत है कि मैं लोगों के रोजगार का जरिया बनूं। तो बस ये एक मिशन है जावेद। और जी मेरा अपना मानना ये है कि इंसान मतलब मैं अपने, आई डोंट टेक इट एज अ जॉब, आई टेक इट एज अ मिशन। ये मेरा एक मिशन है कि जब तक लोगों अल्लाह के बंदों को खुश करता रहूं, अल्लाह के बंदों की मदद करता रहूं। और जिस लाइफ भी कि एक फिलॉसफी है मेरी दैट व्हेन यू आर बोर्न यू क्राइड एंड द वर्ल्ड रिजॉइस्ड, बट यू शुड लिव अ लाइफ लाइक व्हेन यू डाई द वर्ल्ड शुड क्राई एंड यू शुड रिजॉइस। जरूर तो सर। बस वो वाली बात है। क्वेश्चन आया है सर डिजिटल, जैसा कि आप प्रोफेशनल की बात कर रहे थे, तो प्रोफेशनल टॉक के बीच में ही एक यूजर है हमारे, उनका ये क्वेश्चन है कि सर वांट टू नो हाउ वन कैन गेट द बेसिक स्किल्स टू वर्क इन डिजिटल वर्ल्ड। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, पहली बात तो यह है कि आने वाला क्या, वैसे भी इट्स एन एरा ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बेसिक्स ऑफ एमएस ऑफिस सबको आना चाहिए और सीखिए। मैं ये आपसे कहने वाला भी था कि अभी जो टाइम मिल रहा है, अब तो हर चीज ऑनलाइन है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो द बेसिक ऑफ एमएस ऑफिस विच इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, ठीक है। आप यू शुड नो हाउ टू हैंडल एमएस वर्ड, you should know basics of emailing, you should know how to access internet,
एंड यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ MS ऑफिस एंड पावर। तो MS ऑफिस तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। और मैं एक चीज और भी यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कुछ लोगों के CV पे वो लिखते हैं कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन में लिखते हैं MS ऑफिस। नहीं, कोई जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि MS ऑफिस एक्सपेक्टेड है, सबको आना चाहिए। तो अगर आपको डिजिटल वर्ल्ड में आना है तो आपको बेसिक यू शुड नो हाउ टू यूज इंटरनेट, यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ MS ऑफिस। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है यहाँ पे जो भी यहाँ बैठे हुए बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं कि IT स्किल्स को अपडेट करें इस वक्त के दौरान। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी और है, यहाँ स्टूडेंट से अगर हो सके और टाइम मिले तो ऑनलाइन एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना शुरू कर, बेसिक्स, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो या स्पेनिश हो। इन तीन में से अरबी या इवन अरबी, कोई ना कोई एक जबान जरूर सीखिए। और अब तो इंटरनेट का जमाना है, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत हाई फाई सीखिए, लेकिन बेसिक सीखिए, जिसको हम कहते हैं फ्रेंच ऑफ डेली यूज या जर्मन ऑफ डेली यूज। वो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, वो काम करिए इंशाल्लाह। और जो आपकी पढ़ाई है, जो आपका सब्जेक्ट, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको रिफ्रेश करिए। और खासतौर से जिन एरियाज में आप वीक हैं, जो आपको मुश्किल लगता है, उसके बारे में जरूर पढ़िए। देखिए, थोड़ा बहुत डिले हो रही हैं चीजें, 2-3 महीने की बात है, इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह 2-3 महीने में चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। एकदम से प्रेशर आएगा, कॉम्पिटिशन आएंगे, बहुत सी चीजें आएंगी। तो जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, MBA एंट्रेंस बाकी की, वो प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रैक्टिस में रहें। जो भी उनका वीक एरिया है उस पर ज्यादा ध्यान दें और पढ़ते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीजें खुलते भी बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। प्रेशर आएगा, एग्जाम्स का प्रेशर आएगा, कॉम्पिटिशन का प्रेशर आएगा। तो अपने दिन को प्रॉपरली डिवाइड करें, अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें और एक वक्त डिसाइड करें कि मुझे इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है। सर, एक और क्वेश्चन आया है हमारे यूजर की तरफ से कि सर, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स? अब देखिए, इसमें 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 अच्छा सवाल है ये। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये फला साइकोलॉजिकल टेस्ट कराइए, एप्टीट्यूड टेस्ट कराइए, वो भी होता है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है इज 1-to-1 काउंसलिंग। जो आप किसी के साथ बैठते हैं और अपनी अपनी पर्सनैलिटी को शेयर करते हैं, अपने अपने वीकनेस को शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को शेयर करते हैं, तो फिर आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ, ये मेरा टैलेंट है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, जैसे मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा है, बड़ा बेटा यूसुफ, तो ही लाइक्स ज्योग्राफी, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। लेकिन जब भी उसको टाइम मिलता है खाली वक्त में, वो यूट्यूब पे स्पेस के बारे में बहुत पढ़ता है। वो he reads articles about space, he likes to read about astronauts, he likes to read about planets and solar system। तो जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया और मैंने पूछा, मैंने कहा कि यूसुफ, तुम्हें ज्योग्राफी अच्छी लगती है स्कूल तक, लेकिन तुम इतना क्यों देखते हो? तो उसने कहा कि अब्बा, मुझे मतलब स्पेस अट्रैक्ट्स मी, फिजिक्स अट्रैक्ट्स मी, आई लव टू नो अबाउट स्पेस एंड यूनिवर्स। तो अब वो उसका एक एक्स्ट्रा एज है, वो उसका एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। तो आपको जो भी अच्छा, आप जो भी करते हैं, अगर आप वो उसमें एक्स्ट्रा करें और आपको उसमें मजा आए, मेरे हिसाब से वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपका टैलेंट। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ एनालाइज करनी होगी और अपनी वीकनेसेस। और मैं आपको ये बात बहुत जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि आज के जमाने में इवन योर हॉबी कैन बी योर करियर। आपके करियर की लाइन लगी हुई है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आप करियर चूज करना जा रहे हैं, ये चाहते हैं, उससे आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा मैच करती है या वीकनेस। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा मैच कर रही है उस करियर से, गो एट, ऑलराइट। और डोंट ट्राई टू प्लीज अदर्स। आपके करियर प्लानिंग में सबकी दखल होता है अलावा आपके, तो कहीं ना कहीं अपना भी दखल दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यू शुड एनालाइज योर पर्सनैलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस। और बिलीव मी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि if you want to be a singer, be one of the best singers this country has ever seen. If you want to be a manager, be one of the best managers this country has ever seen. If you want to be a scientist, be one of the best scientists this world has ever seen. But please don't be an average person. मेरी सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, लाइफ में जो करें, जो आप अच्छा लगता है करिए, लेकिन एवरेज नहीं करना। Don't be an average performer. You want to be a chef, be one of the best chef. You want to be a sports person, be one of the best sports person. But don't be an average manager. Don't be an average engineer. Don't be an average doctor. सर, इसी के साथ हमारे यूजर हैं आसिफ बेग भाई, काफी उनका क्वेश्चन ये है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कैसे दूर किया जाए, या फिर जो लो कॉन्फिडेंस है उसे कैसे दूर किया जाए?
नाम है इनका? इन्होंने पूछा है आसिफ भाई ने कि हाउ टू ओवरकम इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स और लो कॉन्फिडेंस। ओके, पहली बात तो आसिफ, मैं आपको बताऊं कि एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया, लेकिन सबको स्पेशल बनाया। ठीक है, मैं साद हमीद परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन ये साद हमीद जो आपके सामने बैठा है वो दुनिया में अकेला है। जब वो दुनिया में अकेला है तो वो स्पेशल है। जब वो स्पेशल है तो आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बहुत ठीक अच्छी है, बात, बहुत अच्छी बात। किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आप, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है वो अलग बात है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमेशा है। मैटर। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड इंशाल्लाह नो, देयर इज नो पॉइंट टू बी नोबडी इज इंफीरियर। कोई किसी से इंफीरियर नहीं होता। हर इंसान जो है वो अपने आप में खास होता है, और आपको अपने बारे में प्राउड फील करना होगा, और किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं। आप स्पेशल हैं, इंशाल्लाह हमेशा रहें। सर मेरा भी पर्सनल सवाल था कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस जगह जैसे जामिया हुआ या फिर और जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशंस हुए, वो इंस्टीट्यूशन सर यूपीएससी को लेकर काफी काम कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है सर कि, या आपको लगता है ऐसी क्या वजह है कि आज हमारे यहाँ से यूपीएससी के कैंडिडेट्स नहीं निकल पा रहे हैं ज्यादा? जैसे जामिया और जामिया का आरसीए जो है वो इतना काम कर रहा है और वहां से कम 40 स्टूडेंट्स निकलते हैं हर साल। ऐसा क्या करने की जरूरत है सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिससे लोगों का यूपीएससी की तरफ रुझान ज्यादा बढ़े और यहाँ से कैंडिडेट भी ज्यादा निकले? सर बहुत लोग यूपीएससी करना चाहते हैं और बहुत लोग आप मेरे जैसे या फिर और जो हमारे व्यूअर्स हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी करना चाहते हैं और उनका सिंपल सा सवाल ये जरूर होगा। नहीं नहीं, जावेद, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इस पे ये आंसर देना चाहता हूँ कि देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, और आज, उस वक्त भी यही प्रॉब्लम थी, अनफॉर्चुनेटली आज भी वही प्रॉब्लम है। मतलब दिक्कत सारी आती है, दिक्कत सारी ये है कि कहीं ना कहीं, मतलब मुझे लगता है कि सिस्टम भी इस चीज का जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम अपने टैलेंट को सही टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। दिक्कत क्या हो रही है कि मैं तो सुबह शाम स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ, हर तरह का लड़का लड़की मुझसे आके मिलते हैं, बात करते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। जावेद, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ लड़का बीए फाइनल में आके सोचता है कि मुझे यूपीएससी करना है। मतलब आप सोचिए कि एक रिसर्च के हिसाब से कि बल्कि जो एस्पिरेंट्स है वही वही उन्हीं का कहना है कि अगर हम लोग अपने ग्रेजुएशन के फाइनल में आने के बाद या पास आउट करने के बाद सोच रहे हैं कि यूपीएससी करना है, तो उनके हिसाब से हम अपना 50% चांस लूज कर जाते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि यूनिवर्सिटी को कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि जो हमारा जब यंगर लॉट आता है, देखिए हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, कहते हैं कि साहब हम तो लीडिंग इतनी बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और हॉस्टल में रहते हैं। आप मुझे इसी बताइए जावेद, हम लोग हॉस्टल लाइफ का क्या फायदा उठा पाए? हमारा बच्चा आज की डेट में 2:30 से लेकर 3 बजे दोपहर में लेके और 11 से 12 बजे तक फ्री रहता है ऑन एन एवरेज। हम उसका क्या यूज कर रहे हैं मुझे बताइए? हॉस्टल लाइफ का हम क्या यूज कर रहे हैं? इतना बड़ा हमारे पास, इतना बड़ा टीचर्स का हमारे पास स्लॉट है, हमारे पास मेंटर्स भी हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन अब देखिए, अभी इंशाल्लाह ताला एक नया बैच आएगा, फिर वही होगा कि वो लोग बहुत सारे सपने लेके आएंगे, लेकिन सिस्टम से जब उनको कोई चीज मिलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं उनके भी वो अपना हल करके जंग लग जाएगा और खत्म हो जाएगा। फिर वो कोई एमए कर लेगा, कोई नौकरी कर लेगा 15,000 रुपए की, कोई एमबीए कर लेगा कि साहब चलो नौकरी कर लेते हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए सिस्टम हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कि हम, मेरा अपना मानना, हर फैकल्टी में, ये बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक हफ्ते सिर्फ ओरिएंटेशन हो कि साहब, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में, तो टीचर्स को मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि हम कुछ करियर मैपिंग कर सकें कि 100 में से ये 25 बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, ये 30 बच्चे ऐसे हैं जो जिनको पीएचडी करना है, ये 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राइवेट जॉब करनी है, ये ऐसे हैं जिनको टीचिंग में जाना है, ये ऐसे हैं जिनको अपना कुछ काम करना है, दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अगर हम ये करियर मैपिंग कर लें फर्स्ट ईयर में, तो आप सोचिए कि हम कितनी मेंटरिंग कर सकते हैं। 3 साल मान लीजिए मैं हूं, अगर मुझे 30 बच्चे, मैं टीचर हूं मान लीजिए, और मुझे अगर 30 बच्चे मैंने आइडेंटिफाई कर लिए यूपीएससी के, आप सोचिए वो 30 बच्चे मेरे पास 3 साल के लिए। अब उनकी जनरल नॉलेज, उनकी राइटिंग स्किल्स, उनकी लैंग्वेज स्किल्स,
उनको मैं कितना उनको डेवलप कर सकता हूँ। फिर आप देखिएगा रिजल्ट्स कैसे आएंगे। दिक्कत क्या आ रही है, टैलेंट आता है लेकिन वो टैलेंट कहीं ना कहीं या तो मिसगाइड हो जाता है या उस टैलेंट को सही गाइडेंस नहीं मिलता। फिर हम ये शिकायत करते हैं कि साहब यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है वो आईएएस और आईपीएस नहीं निकाल पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको गाइडेंस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो फाइनल में आके पता चलता है कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत से ऐसे बच्चों इसमें मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जावेद, मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो इकोनॉमिक्स छोड़ के एमबीए में आए या जियोलॉजी छोड़ के एमटीए में चले गए। उनसे मैंने पूछा कि तुम जियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट छोड़ के एमटीए क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं सर सुना है एमटीए के बाद जॉब लग गया। इकोनॉमिक्स छोड़ के वो एमबीए कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि व्हाट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, उनको ये नहीं पता कि इकोनॉमिक्स से क्या कर सकते। गलती उनकी नहीं है, 3 साल उनको किसी ने टाइम ही नहीं दिया। जी फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे ऐसे आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन के निकल रहे। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बने कि हम फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को आइडेंटिफाई करें। वी शुड कैच देम यंग, और जिसको जो करना है, ये नहीं है कि हर बच्चे को आप आईएएस बना दीजिए। किसी को एमबीए करना है तो उसको कैट की तैयारी कराइए, किसी को यूपीएससी करना है तो उसको यूपीएससी के लिए आप गाइड करिए, किसी को अपना काम शुरू करना है तो उसको आप गाइड करिए कि तुम अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते। मुझे बड़ी अफसोस होता है, तकलीफ होती है कि मुझे याद नहीं है कि पिछले 10-20 साल में कोई हमने अपने यहाँ से कोई बहुत बड़ी स्टार्टअप शुरू कर दी हो। आप बताइए, इतना बड़ा हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है और बहुत सी चीजें, कहाँ हमारे यहाँ कुछ वो माहौल ही नहीं। माहौल इसलिए नहीं है क्योंकि, और मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे बच्चों को जो आइडियाज लेके घूम रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो आइडिया कहाँ लेके जाएं, उस आइडिया को कैसे घूम करें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अच्छा, और जहां तक पीटीओ का सवाल है, हमारे अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। अभी यूनिवर्सिटी में सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सेल वैसे फॉर्मली नहीं है, मतलब काम हो रहा है लेकिन फॉर्मली यहाँ भी प्लेसमेंट सेल नहीं है। तो हमारे पास हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, हम जितना कर सकते हैं कर पाते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है या आरसीए है या और इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं, हमारे पास इतने टैलेंटेड टीचर्स हैं, अगर इस तरह का कोई मैकेनिज्म डिवाइस हो जाए कि हम और उनकी नीड के हिसाब से उनको हम ग्रूम करें, तो जावेद मुझे लगता है कि हम सिर्फ आईएएस ही नहीं, वी कैन प्रोड्यूस बिजनेसमैन, वी कैन प्रोड्यूस मैनेजर्स, वी कैन प्रोड्यूस साइंटिस्ट, वी कैन प्रोड्यूस आईएएस ऑफिसर्स, इवन आईपीएस ऑफिसर्स। यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हर किसी की उम्मीद होती है कि आप जब एक देश की नामी ग्रामी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए हैं तो अपने भविष्य को लेकर हर कोई ये सोचता है कि मैं यहाँ से सक्सेस हो जाऊंगा। पर जब वो चीजें उसे यहाँ नहीं मिलती हैं तो वो कहीं ना कहीं जामिया जैसे इंस्टीट्यूशन या फिर जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन, हैदराबाद, मल्लमपुरम, इतनी जगह चला जाता है कि जब उसे यहाँ पर गाइड नहीं मिलता है। तो सर आपसे जरूर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर अपने तौर पर जो भी काम हो सके वो जरूर हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए कीजिए, क्योंकि ये बहुत। मैं जावेद एक बात, यहाँ हमारे जो आरसीए है, नो डाउट वी हैव गॉट वेरी गुड लाइब्रेरी, वी हैव गॉट वेरी गुड फैसिलिटीज। बस दिक्कत हमें ये हो रही है कि हमें जो सही टैलेंट है, शायद हम सही टैलेंट सर्च नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये, जहां तक जामिया की बात है, दिल्ली में रहना अपने आप में एक एडवांटेज होता है। जामिया में जहां तक मेरी नॉलेज है, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन जहां तक मेरे पास रिव्यूज है वो ये है कि बहुत से लोग जो जामिया में आरसीए में पढ़ते हैं वो प्राइवेट कोचिंग भी करते हैं, जाके प्राइवेट कोचिंग में जाके टेस्ट सीरीज भी देते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे यहाँ लड़का अलीगढ़ में रह के दिल्ली की बहुत सी फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर सकता, वो भी एक दिक्कत है। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आरसीए में रह के आराम से आप सीसेट निकाल सकते हैं, प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, और अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो आप दिल्ली जा सकते हैं, वहाँ अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं और आप उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक एडवाइस है मेरे अपने स्टूडेंट से, जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो बहुत जरूरी है कि कम से कम इतना तो आप जरूर कर लीजिए। और खास ऐसे जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है, जो मुझे सुन रहे हैं, या सेकंड ईयर में भी हैं, कि 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, लाइफ साइंस, वो प्लीज पढ़ना शुरू करें। दूसरी बात, मैंने एक चीज और देखी है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की जो राइटिंग स्किल्स है वो भी बहुत अप टू द मार्क नहीं है। तो हमें अपनी राइटिंग स्किल्स पे भी काम करने की जरूरत है। हमें पता होना चाहिए कि हमें 100 वर्ड का पैसेज कैसे लिखना है, 500 वर्ड का ऐसे कैसे लिखना है, राइटिंग स्किल्स की रूब्रिक्स क्या है, कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे डिस्कशन करें, कैसे खत्म करें। तो ये सब चीजें सीखने की जरूरत है जो आप खुद अपने लेवल पे सीख सकते हैं। और मेरे हिसाब से यूपीएससी दुनिया का सबसे आसान इम्तिहान है, अगर हमारे पास सही प्लानिंग है। अगर सही प्लानिंग है, सही स्ट्रेटेजी है, तो ये बिल्कुल मिथ है, इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन के साथ 2-3 साल लगाओ,
और बाल सफेद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। सही वक्त पर तैयारी शुरू करिए, सही सब्जेक्ट को चूज करिए, सही प्लानिंग करिए, इंशाल्लाह पहले अटेम्प्ट में आप आईएएस बन सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। और सर इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है व्यूअर की तरफ से कि जो इस बार ये कोरोना वायरस का इफेक्ट हुआ है, इससे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एएमयू के और ये जो मेरिट हमारी होगी पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो कितना असर पड़ेगा उससे? एंट्रेंस पे कितना असर पड़ेगा? क्या मैं मैं आई एम नॉट द आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन हाँ जाहिर है यूनिवर्सिटी पूरी कोशिश कर रही है कि चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएं और वक्त पे चलें। मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि कंपटीशन का कब होगा, लेकिन मुझे ये यकीन है कि हर आदमी को पता है कि पूरी दुनिया से अफेक्टेड है, हमारी कंट्री से अफेक्टेड है, पूरा एकेडमिक सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से अफेक्टेड है। तो जाहिर है चीजें लिबरल होंगी और जो है जो इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा कि जो आपकी डेट लाइन्स हैं वो आपके हिसाब मतलब बहुत फ्लेक्सिबल हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए, चीजें आगे पीछे होंगी, पूरा रिवैम्प होंगी चीजें, चीजों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह स्टूडेंट्स विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज एवरीबडी नोज दैट दिस थिंग इज बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड एवरीवन इज अफेक्टेड। और वो चीजें यूनिवर्सिटी विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। जी सर, छोटा सा टीपीओ की तरफ से ही सवाल है। एक हमारे यूजर हैं, हमारे व्यूअर हैं, वो ये पूछ रहे हैं, कृष्णा गुप्ता सर उनका नाम है। वो पूछ रहे हैं कि सर मल्लमपुरम में उन्होंने एमबीए किया था 2019 में, बट वहां पे कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है सर, ऐसा है क्या वहां पर? हाँ नहीं, प्लेसमेंट कृष्णा प्लेसमेंट सेल तो है, लेकिन ऑफर मेरे नहीं है? हिसाब से बहुत वाइब्रेंट नहीं है, बहुत वाइब्रेंट नहीं है। और कुछ कृष्णा कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं। जाहिर है नॉर्थ की कंपनीज साउथ तक नहीं जा पाएंगी, और जाहिर है कुछ इश्यूज मैंने मुझे पता चला है कि सेंटर में बजट के भी हैं। अब जाहिर है कोई ट्रेन से तो जाएगा नहीं, जो भी एचआर आएगा वो ट्रेन से जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। तो मेरा ये प्रपोजल है कि जो भी हमारे बच्चे मल्लापुरम या मुर्शिदाबाद के हैं, वो जब इंशाल्लाह अपने एग्जाम से फारिग हो जाएं, अपने एग्जाम्स दे लें, तो जब अलीगढ़ लौट के आए तो जितनी भी मुझसे मदद होगी मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं आसमान से ताले तोड़ लाऊंगा, लेकिन जितना हो सकेगा मदद करूंगा इंशाल्लाह। और अभी भी हम लोग काफी चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं। अभी हमारे एमबीए का ड्राइव होने वाला है, बाकी 2 कंपनीज का ड्राइव हो रहा है, ऑनलाइन ही हो रहा है। एक कोटक लाइफ का और एक और कंपनी क्लाउड सर्टिफिकेट, दोनों का ऑनलाइन हो रहा है। कुछ हमने इंटर्नशिप्स भी दी है ऑनलाइन। तो बहुत सी ऑफर्स होल्ड पे भी हैं। तो मुझे यकीन है कि चीजें ठीक होंगी। हाँ बहरहाल परेशानी तो हुई है, सबको हुई है। सारा शेड्यूल बिगड़ गया है सबका। कंपनीज भी परेशान है, उनकी भी ज्वाइनिंग्स होनी। हमारे यहाँ माशाल्लाह इस बार बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, खासतौर से प्रोफेशनल कोर्सेज का। तो जी सबकी ज्वाइनिंग्स भी ड्यू है, सबकी ज्वाइनिंग्स ड्यू है। तो कंपनीज हमसे पूछ रही है बच्चे, तो हम लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवा रहे हैं काफी लोगों की, ताकि उन लोगों का ये 2 महीने वेस्ट ना हो। वो ज्वाइन कर लें ऑनलाइन, और फिर बाकी जब हालात ठीक हो जाए तो फिजिकली जाके ज्वाइन कर लें ऑफिस। और उसके अलावा अफसोस हमें है कि इस बार हम जॉब फेयर नहीं कर पाए। पूरी तैयारी थी हमारी। कॉर्पोरेट मीट आपको पता ही है आप लोगों को कि कॉर्पोरेट मीट पूरी तैयार थी। एक बार तो वो बाबरी मस्जिद फैसले की वजह से नहीं हो पाई, और फिर उसके अलावा दोबारा सीए और एनआरसी की वजह से नहीं हो पाई, और जॉब फेयर अभी नहीं हो पाया। लेकिन हमने हार नहीं मानी, इंशाल्लाह ना मानेंगे। कोशिश पूरी करेंगे कि सितंबर अक्टूबर में जॉब फेयर कराएं। और जो बच्चे जॉब्स जिनको नहीं मिल पाई है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सितंबर अक्टूबर में जॉब फेयर कराएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी कंपनीज को बुलाएं और आपको जॉब दिलाएं। चीजें ठीक होंगी। हाँ बहरहाल परेशानी तो हुई है, सबको हुई है। सारा शेड्यूल बिगड़ गया है सबका। कंपनीज भी परेशान है, उनकी भी ज्वाइनिंग्स होनी। हमारे यहाँ माशाल्लाह इस बार बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, खासतौर से प्रोफेशनल कोर्सेज का। तो सबकी ज्वाइनिंग्स भी ड्यू है, सबकी ज्वाइनिंग्स ड्यू है। तो कंपनीज हमसे पूछ रही है बच्चे, तो हम लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवा रहे हैं काफी लोगों की, ताकि उन लोगों का ये 2 महीने वेस्ट ना हो। वो ज्वाइन कर लें ऑनलाइन, और फिर बाकी जब हालात ठीक हो जाए तो फिजिकली जाके ज्वाइन कर लें ऑफिस। और उसके अलावा अफसोस हमें है कि इस बार हम जॉब फेयर नहीं कर पाए। पूरी तैयारी थी हमारी। कॉर्पोरेट मीट आपको पता ही है आप लोगों को कि कॉर्पोरेट मीट पूरी तैयार थी। एक बार तो वो बाबरी मस्जिद फैसले की वजह से नहीं हो पाई, और फिर उसके अलावा दोबारा सीए और एनआरसी की वजह से नहीं हो पाई, और जॉब फेयर अभी नहीं हो पाया। लेकिन हमने हार नहीं मानी, इंशाल्लाह ना मानेंगे। कोशिश पूरी करेंगे कि सितंबर अक्टूबर में जॉब फेयर कराएं। और जो बच्चे जॉब्स जिनको नहीं मिल पाई है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सितंबर अक्टूबर में जॉब फेयर कराएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी कंपनीज को बुलाएं और आपको जॉब दिलाएं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। जो भी हुआ उसमें आपका कोई दखल नहीं है, आपके कंट्रोल से बाहर की चीजें हैं। ठीक है, मैं
इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत दी, जिंदगी दी, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जॉब फेयर कराऊंगा और कंपनीज को बुलाएंगे यहाँ पे और फिर से इंशाल्लाह जिंदगी ट्रैक पे आएगी और हर बच्चा जो भी इंटरेस्टेड है वो जॉब लेके जाएगा। और थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, जाहिर है, देखिए आपको भी अंदाजा इस बात का कि इकोनॉमी की सफर करी है, 1-2 साल लग जाएंगे हमें निकलने में, लेकिन फिर भी जितना हम एफर्ट्स कर सकते हैं करेंगे। और मैं इंशाल्लाह ताला ये मेरा मिशन भी है कि मैं जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको मैं जितना भी अपनी तरफ से दे सकूं और कंट्रीब्यूट कर सकूं उनके करियर बिल्डिंग में, वो मेरे लिए और एक ऑनर की बात होगी। और सर इसी के साथ एक यूजर का छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि सर व्हाई इन एएमयू देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी इज मोर कंसर्न फॉर एकेडमिक स्टडीज। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, जी सर, कम्युनिकेशन का लैक जो यहाँ पर है वो क्यों है सर ऐसा यहाँ पर? नहीं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड द स्टूडेंट्स? कम्युनिकेशन की बात हो रही है सर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो यहाँ पर बच्चों में पूछने का, या आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोग एक दूसरे से पूछ नहीं पा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में बच्चा समझ ही नहीं पाता, या फिर एक बात मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, खासतौर से जो जूनियर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले से, ऑलवेज ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल सबसे करिए आप, ठीक है? कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता यार, सबसे नोबडी इज इनफेलिबल। कभी कभी जब छोटे सवाल करते हैं और राय मशवरा देते हैं तो बड़े जो है उससे बड़े भी उससे सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ या आपसे जिंदगी थोड़ी ज्यादा देखी है तो मैं आपसे बेहतर हो गया, परफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं। छोटे भी कभी कभी बहुत अच्छी सीख सिखाते हैं। पहली बात मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट किया है कि ट्राई टू डेवलप द हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन स्किल अलग चीज है, अंग्रेजी में बात करना अलग चीज है। क्योंकि अंग्रेजी में हम इसलिए हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश सीखो, उसकी वजह यह है कि आज की दुनिया में ना इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, तो यहाँ पर एक ही जबान, देयर इज ओनली वन लिंगुआ फ्रैंका व्हिच इज इंग्लिश। इंग्लिश ही एक कॉमन मींस ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, आपको आती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती, सिर्फ माहौल ना होने की वजह से, एक कल्चर नहीं है बोलने का, उसकी वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलने का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहली बात तो किसी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि साहब आप कोचिंग ज्वाइन करें। द बेस्ट वे इज फर्स्ट ट्राई टू पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज। एएमयू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट वंडरफुल फैसिलिटीज टू बिल्ड योर पर्सनालिटी। Join forum, join clubs, participate in hall functions, you know, जो इस तरह की इवेंट्स होते हैं, डिबेटिंग करिए, एंकरिंग करिए, कंपेयरिंग करिए, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करिए। आप देखिएगा अभी पर्सनैलिटी में कितना निखार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, आप ढाबे पे जाइए, चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करिए, जैसे मान लीजिए मैं और जावेद, मैंने जावेद से कहा कि जावेद साहब हम लोग कल मिलेंगे थोड़ा ढाबे पे और हम लोग जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर एक दूसरे को बताएंगे जो भी हमें आता है अंग्रेजी में। तो पहले जावेद ने मुझे बताया, फिर मैंने जावेद को बताया, ठीक? और उससे पहले हम ये बताएंगे कि आज का मेरा दिन कैसा रहा और आप बताइए आपका दिन कैसा, ठीक है? तो जब आप मुझे बताएंगे दिन कैसा रहा तो मैं सिर्फ पूरा पास्ट टेंस लगाऊंगा, आई वोक अप, आई एट, आई वेंट, आई ड्रैंक, आई स्लेप्ट। और कल मैं ये करूंगा, आई विल डू, ठीक है? और एक कोई भी टॉपिक और ऑल्टरनेट डे से मिलिए, चाय पीते रहिए आराम से और अपना अंग्रेजी में बात करें। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी के अखबार जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अखबार लगाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, जो भी आपको अच्छा लगता है, जब भी आपको वक्त मिले सुबह दोपहर शाम को अखबार पढ़िए। एक मंथली मैगजीन कोई भी आप सब्सक्राइब कराइए, उसको जरूर पढ़िए। और अगर मौका मिले तो अंग्रेजी मूवीज या कार्टून देखिए, उसको बार बार रिमाइंड करके देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। कोई भी जबान सीखने के लिए 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप अगर ये माहौल बना लेंगे आप हॉस्टल्स में तो आप सीख जाएंगे, आपको आती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, इंशाल्लाह यू विल बी ओके। कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, कोई इंसान किसी चीज में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है? हमें इस जमाने में मास्टर होने की जरूरत नहीं है, हमें उतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि अपनी बात को कह दें और दूसरी बात को समझें, ठीक है? और बात करिए, किसी से डरिए मत, बड़े की इज्जत करिए लेकिन घबराइए और ट्राई टू टॉक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एयरटेल का एक जमाने में एक ऐड आता था, मुझे याद है टीवी पे, कि बात करने से बात बनती है, तो प्लीज ट्राई टू कम्युनिकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंशाल्लाह मैं जावेद से अभी बात करूंगा कि
मैं चाहूंगा कि इस सेशन के बाद 2-4 दिन के बाद ये नेक्स्ट सैटरडे को मैं आप लोगों का एक सेशन लूंगा हाउ टू फेस एन इंटरव्यू को, इंटरव्यू कैसे फेस करें। और क्योंकि हम ये क्यों सोचे कि हालात ऐसे ही रहेंगे, इंशाल्लाह 2-3 महीने बाद हालात सही हो जाएंगे, किसी को कोई अपना जॉब पे जाएगा, कोई इंटरव्यू देने जाएगा, कोई कुछ करने जाएगा, कम से कम हम एक आधा पौन घंटे का 1 घंटे का सेशन रखेंगे कि हाउ टू फेस अ जॉब इंटरव्यू। तो इंशाल्लाह फिर आगे इस तरह के हम आपको टॉपिक से देखते रहेंगे। फिर बाहर की पढ़ाई कैसे हम परसू करें, इंटरव्यू को हम कैसे फेस करें, अच्छा सीवी कैसे बनाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे ठीक करें। लॉकडाउन के बाद आप हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे सर, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। हमारे अजीम सर ने क्वेश्चन किया है कि सर डोंट यू थिंक दैट लीडरशिप शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर यूथ्स? बिल्कुल, आई टोटली एग्री, लीडरशिप शुड बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम। बल्कि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अगर हमारे पास IIMs हैं टू बिल्ड मैनेजर्स, if we have IIT to make engineers, why can't we have IIP, Indian Institute of Politics, to make politicians? तो लीडरशिप तो बहुत जरूरी है। बस आपकी ये तो आपका बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपकी पर्सनालिटी, ठीक है। तो लीडरशिप बहुत सी चीजों से हो सकती है, चाहे वो स्टूडेंट्स यूनियन हो, अच्छी पॉलिटिक्स हो, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करिए, लोगों की बेहतरी के लिए पॉलिटिक्स करिए, और अच्छे इश्यूज पे के लिए पॉलिटिक्स करिए, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करिए, टीम को लीड करिए। आप देखिएगा आपकी पर्सनैलिटी में कितना निखार आएगा। जो मैंने पहली बात कही थी ना कि कोई कोचिंग आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करती, आपकी एक्टिविटीज ही आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप। तो लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप आई थिंक शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। आई एंडोर्स योर पॉइंट। Javed, I think should we write one more question because I have not taken my dinner. I am getting really hungry now. Okay, sir. So, sir, it's the last question, I think. Sir, एक भाई है हमारे, वो पूछ रहे हैं कि जो आप जॉब फेयर रखेंगे उसमें कोई आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए भी जॉब होगा? देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी चीजें बहुत अनक्लियर है। कितनी कंपनीज रिस्पॉन्ड करती हैं, कौन सी कंपनी के पास उस वक्त जॉब्स होंगी, किसके पास नहीं होंगी। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हर कोर्स के लिए कोई ना कोई कंपनी आए, लेकिन 12 अभी इट्स टू अर्ली टू कमिट। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई फॉल्स कमिटमेंट दूं आप लोगों को। मेहनत पूरी करूंगा, इंशाल्लाह जितनी कंपनी आ सकती आएंगी, और फिर इंशाल्लाह ताला वही होगा कि जो अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ बच सके। तो इसी के साथ आपका एक चीज बस बिफोर वी फाइनली कंक्लूड, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे सारे स्टूडेंट्स से कि try to be positive, try to connect with God, please introspect your personality, unlock your thought process, analyze your weaknesses and try to work on them. And all of you are brand ambassadors of PMU in your respective homes, your respective localities, respective mohallas. So try to display a true character of an elite, and inshallah we'll be in touch. And don't worry, ठीक है, everything will be fine very soon. ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, तो हम लोगों को इस पे खरा उतरना है और एक अच्छा बेहतर इंसान बनकर इंशाल्लाह बाहर निकलना है, और जिंदगी वैसी होगी इंशाल्लाह, वैसी यूनिवर्सिटी में रौनक होंगी इंशाल्लाह ताला, वैसी हमारी लाइब्रेरी फ्री भी होगी इंशाल्लाह, और वैसे प्रोग्राम्स होंगे। तो मेरी नेक इंशाल्लाह के साथ दुआओं के साथ अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रखे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और रमजान आने वाले जो रमजान रह गए अल्लाह ताला आसान फरमाए, और खुश रहिए, घर वालों का ख्याल करिए, अपना ख्याल रखिए, और अच्छा खाइए पीजिए, वक्त पे सोइए, वक्त पे उठिए, और दिन का बेहतरीन यूज करिए। तो इसी के साथ मैं अपने व्यूअर से इजाजत लेना चाहूंगा। हमारे साथ थे साद हमीद सर, टीपीओ जनरल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और मैं जावेद अख्तर, सेक्रेटरी टीवुड एक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।